कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी प्रमुख सोनिया गांधी की ईडी जांच के खिलाफ हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। बशीरबाग ईडी कार्यालय तक बड़े पैमाने पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रैली का आयोजन किया। रैली में शामिल पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार के व्यवहार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी को ईडी जांच के लिए बुलाना अपमानजनक है। सोनिया की ईडी की जांच करवाना हमारी मां का अपमान करने जैसा है। उन्होंने सवाल पूछा कि सोनिया का अपमान हुआ तो क्या हम घर में बैठे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र इस तरह की हरकतों से उनका मनोबल नहीं गिरा सकती है। महिलाओं का सम्मान करने वाला देश समृद्ध होता है, वहीं महिलाओं का अपमान करने वाला देश तबाह हो जाता है। टीपीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी सन्यासियों की तरह व्यवहार कर रही है। वहीं बीजेपी द्वारा कांग्रेस हाईकमान पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। सूचना अधिकारी के कानून को कांग्रेस के कार्यालय में पारित किया गया है। यह कानून आर्थिक पिछड़े का हथियार है। उनका सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से इस कानून को अमल में लाया गया है। योजना के अंतर्गत लोगों को हर महीने 6 किलो चावल मुफ्त दिए गए। वहीं महिलाओं की समस्याओं की जानकारी लेते हुए दीपम और वेलगु योजनाएं अमल में लाई गई है। ये सभी कल्याण और विकास के निर्णय कांग्रेस के कार्यकाल में ही लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जल कल्याण कार्य करने वाली कांग्रेस को मनी लॉन्ड्रिंग की क्या जरूरत आन पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का गठन 135 साल पहले किया गया है। भाकर, नानगल और नागार्जुन सागर जैसी परियोजनाओं का निर्माण कर हरित क्रांति को बढ़ावा देने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि आगामी दिनों में बीजेपी को करारा जवाब दिया जाएगा। अग्रणी फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई ने हैदराबाद के जीनोम वैली में अपनी कंपनी के विस्तार की घोषणा की है। कंपनी बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। जीनोम वैली में 1800 करोड़ का निवेश कर लगभग 2500 लोगों को रोजगार देगी। आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर के साथ कंपनी ने बैठक आयोजित की। इस बैठक के बाद कंपनी के विस्तार योजना की घोषणा की गई है। उन्होंने जीनोम वैली में बायोलॉजिकल ई के विस्तार की घोषणा करते हुए खुशी व्यक्त की है कि उन्होंने कहा कि कंपनी के इस विस्तार से हैदराबाद को दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र बना दिया है जहां वैक्सीन के 14 अरब खुराकें तैयार होंगी। हैदराबाद को पहले से ही वैक्सीन की राजधानी माना जाता है। इस बायोलॉजिकल ई के विस्तार से इसे राजधानी और मजबूत होगी। बैठक में बायोलॉजिकल ई की प्रबंध निदेशक महिमा दाटला, राज्य आईटी विभाग प्रमुख सचिव जयेश रंजन, तेलंगाना लाइफ साइंस निर्देशक शक्ति नागप्पन उपस्थित थे। मंत्री पुवाड़ा अजय कुमार ने कहा है कि पोलवरम परियोजना के चलते खम्मम जिले के 7 मंडल जलमग्न हो जाएंगे। हालांकि राज्य में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और प्रभावित क्षेत्र और बढ़ सकता है। पहले प्रस्तावित किया गया था कि पोलवरम परियोजना में 36 लाख क्यूसेक जल भंडारण की क्षमता होगी, लेकिन एपी सरकार द्वारा काफर डैम भी कंक्रीट से बनाने पर विचार किया जा रहा है। हैदराबाद शहर के नेकलेस रोड स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस नेताओं ने विशाल रैली निकाली। सोनिया गांधी की ईडी द्वारा की जा रही जांच का टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में विरोध किया गया। उन्होंने काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस की रैली के आयोजन को बशर्ते इजाजत दे दी है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा है कि केंद्र सीधे सामना करने का हिम्मत नहीं रखती है। वह ईडी के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान को परेशान कर रही है, लेकिन पीएम मोदी कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। विरोध प्रदर्शन में सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क, कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। टीआरएस विधायक मैनमपल्ली हनुमंतराव ने मांग की है कि केंद्र द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर लगाए गए जीएसटी को कम किया जाए। इस मांग को लेकर विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ साईनगर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया।
इससे पहले विधायक ने मलकाजगिरी के अंतर्गत विभिन्न डिवीजनों में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। नवनिर्मित सड़कों का शुभारंभ किया गया। साईनगर के साईं बाबा मंदिर में साईं बाबा ट्रस्ट के तत्वावधान में सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त किताबों वितरित किए गए। विधायक हनुमंत राव ने सुझाव दिया है कि छात्रों को अच्छी मन लगाकर अध्ययन करना चाहिए और ऊंची चोटियों पर पहुंचना चाहिए। जो सोचा था वही हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस नेता और मुलुगु विधायक धनसिरी अनसुया उर्फ सीतक्का का वोट राष्ट्रपति चुनाव में अमान्य हो गया है। कल की मनगणना में सीतक्का के मत को अवैध मत मानने वाले अधिकारियों ने इसे अलग कर दिया। क्या मतदान के दौरान एक छोटी सी गलती के कारण उसका वोट मान्य होगा या नहीं, इस पर काफी चर्चा होती रही। मतदान के दिन सीतक्का ने चुनाव अधिकारियों से कहा कि उन्हें दिए गए मतपत्र पर गलती से स्याही लग गई है और उन्हें एक अलग मतपत्र जारी करें, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें एक और मतपत्र देने से इनकार कर दिया। मंत्री केटीआर ने राज्य को बाढ़ राहत के संबंध में गलत गणना करने के लिए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने आपत्ति जताई है कि तेलंगाना के लोग मुसीबत में हैं। यह नहीं देखते हुए हमेशा की तरह बीजेपी नेता झूठ बोल रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में अंतर नहीं जानता, वह केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने कहा है कि अगर वे एनडीआरएफ के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना को दिए गए विशेष और अतिरिक्त फंड पर जवाब मांगा जा रहा है, तो वे एसडीआरएफ के आंकड़ों के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किशन रेड्डी पर केंद्र द्वारा दिखाए जा रहे भेदभाव से लोगों का ध्यान हटाने हेतु खुलेआम झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कुक्कटपल्ली भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुशी जाहिर की है। मेडचल शहर जिला भाजपा अध्यक्ष पन्नाला हरीश रेड्डी ने और कुक्कटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र भाजपा प्रभारी माधवरम कांता राव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने कुक्कटपल्ली भाजपा कार्यालय के सामने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। नेताओं ने यह स्पष्ट कहा है कि भाजपा में सभी समुदायों के लोगों को सम्मान प्राथमिकता दी जा रही है। आदिवासी महिला को देश की पहली नागरिक बनने का मौका देने से जीवन के सभी क्षेत्रों में खुशी व्यक्त की जा रही है। सरकारी संस्था नीति आयोग द्वारा जारी बयान में तीसरे चरण के अंतर्गत इंडिया इनोवेशन में तेलंगाना दूसरे स्थान पर है। इस सूची में कर्नाटका पहले नंबर पर है, वहीं हरियाणा तीसरे स्थान पर है। बड़े राज्यों की सूची में कर्नाटका पहले स्थान पर है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की सूची में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। नीति आयोग के सदस्यों वी.के. सारस्वत, सीईओ परमेश्वरन और वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा ने वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के निर्देशन में यह इंडेक्स जारी किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने श्री गणेश मूर्तियों को तैयार करने और उनके विसर्जन को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने पर कोई रोक नहीं, जबकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हुसैन सागर में पीओपी की मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाना चाहिए। पीओपी की मूर्तियों को जीएचएमसी द्वारा बनाए जाने वाले छोटे तालाबों में विस्तरित किया जाना चाहिए। मालूम हो कि पिछले साल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीओपी की मूर्तियों पर पाबंदी लगाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। दिशा निर्देशों को चुनौती देते हुए मूर्तियों बनाने वाले ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा है कि मूर्तियों को कोरोना संक्रमण से पहले बनाया गया था और अदालत से अनुरोध किया है कि कम से कम उन्हें बेचने की अनुमति दे। इसकी जांच करने वाली अदालत ने स्पष्ट किया है कि वे इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते। कुक्कटपल्ली अंतर्गत बालानगर में छात्र युवा संगठनों के तत्वावधान में विशाल रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने मांग की है कि शोभना बस स्टॉप के निकट फुटओवर ब्रिज की निर्माण किया जाए। एसएफआई जिला सचिव राठौड़ संतोष ने बताया कि जब से बालानगर मुख्य मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, वही सड़क के दोनों ओर
बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शोभना बस स्टॉप से सड़क पार कर पाना मुश्किल हो रहा है। लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दुर्घटना की संभावना बनी हुई। उन्होंने मांग की है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि तुरंत प्रतिक्रिया दे और समस्या को ध्यान में रखते हुए बालानगर मुख्य मार्ग पर शोभना बस स्टॉप क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज बनाए जाए। इस रैली में एसएफआई कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष उप्पाला सुमंत, चिलुका वर्णतेज, डीवाईएफआई राज्य समिति सदस्य चिंताला श्रीनु, डीवाईएफआई पूर्व जिला सचिव एलपुरम राजशेखर और छात्रों ने भाग लिया। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। मुर्मू ने अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा पर भारी बढ़त ली है। क्रॉस वोटिंग के बावजूद अपेक्षा से अधिक बहुमत प्राप्त हुआ। इस जीत के साथ मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीतकर पहली आदिवासी महिला के रूप में इतिहास रच दिया है। 64 वर्षीय द्रौपदी को ओडिशा की मंत्री और झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा करने का अनुभव प्राप्त हुई। मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कार्यकाल इसी महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। तेलंगाना में धीरे धीरे कोरोना का प्रसार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 45,094 कोरोना टेस्ट किए गए और 765 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 356 नए मामले सामने आए हैं। नलगोंडा जिले में 58, रंगारेड्डी जिले में 57, मेडचल मल्काजगिरी जिले में 56 और खम्मम जिले में 34 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 648 लोग कोरोना से ठीक हो चुके। किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में अब तक 8,12,381 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि 8,03,661 लोग ठीक हो चुके। अन्य 4,609 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रसमई के तत्वावधान में जाने माने कवि, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता सी नारायण रेड्डी का 91वें जयंती समारोह हैदराबाद के रविंद्र भारती में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात कवि BR अम्बेडकर सारस्वत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकंटी वसुधन को सिनारे पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति आचार्य कोलकालूरी इनाक, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ग्रंथी भवानी प्रसाद, रसमई संस्थापक MK रामू और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तेलुगु साहित्य में नारायण रेड्डी की सेवाओं की कई वक्ताओं ने प्रशंसा की है। यादगिरीगुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी की हुंडी में आय की वृद्धि हुई है। पिछले 16 दिनों में आय की हुंडी गणना के बाद 27,40,899 रुपए की गणना की गई है। पिछले 28 मार्च को मुख्यालय खुलने के बाद नियमित आय के साथ हुंडी की आय भी बढ़ रही है। सप्ताहांत और छुट्टियों के दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर में भारी आय हो रही है क्योंकि भक्त बड़ी संख्या में आते हैं, पूजा करते हैं व दान देते। भक्तों ने भारतीय रुपए के साथ विदेशी मुद्रा भी दान की है। इसके अलावा मंदिर हुंडी में आभूषण भी समर्पित किए गए हैं। तेलुगु राज्यों में 13 युवतियों से शादी कर ठगी करने वाले हर रोज दुल्हा बनने वाले शिवशंकर को आखिरकार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शिवशंकर के खिलाफ हैदराबाद, रचकोंडा, संगारेड्डी, गुंटूर और विजयवाड़ा में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है, जबकि पीड़ित महिलाएं शिवशंकर को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए सड़क पर उतरी। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आए हैं कि शिवशंकर ने अमेरिका में एक युवती को भी ठगा है और उसी युवती से 35 लाख रुपए वसूल किए। इस महीने की 14 तारीख को शिवशंकर की धोखाधड़ी की शिकार हुई 2 युवतियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब में घटना का खुलासा किया। पीड़ित महिलाओं ने मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि एलबी नगर में 4थी मंजिल से नीचे गिरने के बाद मरने वाली 11 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या की है। सभी कोणों से घटना की जांच के बाद यह कहा गया है। एलबी नगर एसीपी श्रीधर रेड्डी ने कहा है कि इस निष्कर्ष के बावजूद हम आत्महत्या के कारणों की जांच कर रहे हैं। नलगोंडा जिला के सत्यनारायण रेड्डी और प्रभावती अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मंसूराबाद डिवीजन के मथुरा नगर में रह रहे हैं। प्रभावती एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रही है। इसी तरह वह वनीपाकला
एमपीटीसी के रूप काम कर रही है। लेकिन एसीपी श्रीधर रेड्डी ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि लड़की वहां क्यों आई, किस वजह से उसने आत्महत्या की। शिकायतों के मद्देनजर जल बोर्ड ने फैसला लिया है। इस पृष्ठभूमि में जल निकाय नई तकनीक की ओर कदम बढ़ाया है। कर्मचारियों के लिए हर जगह मैनहोल के रखरखाव की निगरानी करना थोड़ा मुश्किल है। इससे पहले तकनीकी से इसे रोकने की उम्मीद है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ मुख्य मार्गों का चयन कर मैनहोल में सेंसर लगाए जाएंगे। यदि उनका प्रदर्शन सुचारू रहा तो इस तकनीक का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा। जल बोर्ड के अधिकारियों ने शहर भर के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इन तकनीकी समस्याओं की जांच के लिए योजना बनाई है। जल मंडली एमडी किशोर ने कहा, शहर में गहरे मैनहोल के अंदर वाटरप्रूफ सेंसर लगाए जाएंगे। नतीजतन यह सेंसर अंदर की हर हरकत को भांप लेता है। सूचना जल निकाय के कमांड कंट्रोल सेंटर में माइक्रोचिप के जरिए जाती है। संबंधित क्षेत्र में के जीएम डीजीएम सेल फोन से भी सूचना प्राप्त करेंगे। इसके लिए इस तकनीक को जल मंडली ऐप से जोड़ा जाएगा। हर बार बारिश होने पर कुछ निजी लोग मैनहोल के ढक्कन हटा देते हैं। वे जानते हैं कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है, लेकिन वे लापरवाही से काम लेते हैं। पूर्व में भी कुछ यात्रियों को ऐसे मैनहोल में गिरकर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सेंसर से इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अगर कोई अवैध रूप से मैनहोल के कवर को हटाने की कोशिश करता है, इसमें सेंसर अधिकारियों को अलर्ट करेगा। तत्काल कर्मी मैदान में प्रवेश करेंगे और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ने पर मामले भी दर्ज किए जाएंगे। जल मंडली के एमडी दानी किशोर ने कहा कि चयनित क्षेत्रों में इस तकनीक को प्रयोगात्मक रूप से पेश करने और परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। यदि सेंसर वाले मैनहोल का ढक्कन जमीन में गिर जाता है या जल निकासी ओवरफ्लो हो जाती है, यदि कोई बिना अधिकार के ढक्कन हटा देता है तो यह तुरंत संबंधित अधिकारियों को सचेत करता है। उस मैनहोल के अंदर गैस बढ़ने पर सेंसर अलर्ट करेंगे। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारी और आपातकालीन दल तुरंत मैनहोल में जाकर जांच करेंगे। लीकेज होने पर वहां बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। ओवरफ्लो होने पर सफाई कराई जाएगी। नालों में पानी भर जाने से नगर निगम के कर्मचारी नीचे उतरकर सफाई करते। इससे कईयों की जान भी चली गई। इस संदर्भ में सेंसर की व्यवस्था बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि ये सेंसर शुरुआती चेतावनी देंगे ताकि चालक दल की जान ना जाए।